नमस्कार। मैं संजय चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्वर्टर्स अड्डा पर। जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे कि इफ यू आर गोइंग फॉर द जीपैट एग्जामिनेशन, इफ यू आर गोइंग फॉर द डीआई एग्जामिनेशन, इफ यू आर गोइंग फॉर द फार्मासिस्ट एज वेल। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है? इन्वर्टर्स अड्डा पर ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर केवल सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया जाता, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के अलावा आपको कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाई जाती है चीजें। तो आपको एक क्वालिटी लेक्चर्स मिलेगा जिसमें कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा और एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है वो भी आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये वीडियो जो है दो पार्ट में आएगी, दो हिस्से में आएगी। तो जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी के लिए वो है, आप सभी ने देख ही लिया होगा, पार्ट 1 है एनडीडीएस में, यूनिट 5 का सिलेबस है ये। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या है आपका पीसीआई का। इंट्रोडक्शन मींस द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद ocular drug delivery system. Apart from that, what we are going to discuss? We are going to discuss intraocular barriers, and if barriers are there, then how we can overcome these barriers. What are the techniques? What are the methods? What are the ways we are going to use this? Then after that, preliminary studies associated with this ocular drug delivery system, ocular formulation and OcuCerts. This OcuCert is going to be very important with respect to the competitive point of view. तो competitive point of view से OcuCerts is going to be very important. क्यों? क्योंकि सवाल यहां से पूछे जाते हैं एंड मेथड्स टू ओवरकम से भी सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं सब अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं इसको कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते किसको हैं। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम मींस सिंपली क्या, यानी कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इट्स अ टेक्निक, इट्स अ अप्रोच, एक तरीका है, एक अप्रोच है जिसमें कि दवा को डिलीवर किया जाएगा कहां पर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द आई। It could be a medical device. It could be a dosage form. ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इट कुड बी अ मेडिकल डिवाइस, या एक मेडिकल डिवाइस भी हो सकता है। इट कुड बी अ डोसेज फॉर्म बाय विच वी आर गोइंग टू डिलीवर द ड्रग्स टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ आई। थोड़ा सा आई के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आई का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है और कैसे काम करता है, ये फंक्शनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो मैं आपके सामने एक आई का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप पेशेंसली इसको देखो और समझो इस चीज को। इस तरीके से हम लोग आई को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां से ये ऑप्टिक्स नर्व्स जा रही हैं और ये कुछ आपका रेटिना है, पिछला हिस्सा, जो आंख का पिछला हिस्सा है रेटिना, ठीक। ये आंख का अगला हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, जो कि जनरली एवेस्कुलर होती है, इसीलिए इसको ट्रांसप्लांट आराम से हम लोग कर लेते हैं कॉर्निया, ठीक है। यहां पर जो पार्ट है दैट इज स्क्लेरा, ठीक है। यहां कुछ लिक्विड्स भरे होते हैं जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। और यहां पर कुछ पिछले सेक्शन से भी जुड़े, ये आपका क्या है, सॉकेट है। तो यहां पर कुछ फ्लूइड जुड़े आपको मिलेंगे, इस पिछले हिस्से में भी मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। दो फ्लूइड आपकी बॉडी में है, एक है विट्रस ह्यूमर, एक है एक्वस ह्यूमर। इन दोनों को ध्यान से रखना है। देखिए अब ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम मैंने बताया इट्स अ डिवाइस, इट्स अ अप्रोच, इट्स अ टेक्निक, इट कुड बी अ डोसेज फॉर्म थ्रू विच वी आर गोइंग टू डिलीवर और पर्टिकुलर ड्रग और फॉर्मुलेशन इनटू द एंटीरियर और पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ आई। तो आपका सवाल उठता है कि सर एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्सा क्या है आईज का। तो आगे का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर सेक्शन, आगे का हिस्सा। और जो ये पिछला वाला हिस्सा इसको बोलते हैं पोस्टीरियर रीजन।
अब देखिए चैलेंज क्या है कि अगले हिस्से में अगर कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इजीली हम वहां पर फॉर्मुलेशन भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम होती, पिछले हिस्से में प्रॉब्लम होती है, तो वहां दवा पहुंचाने का हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाया जाए या फिर कोई इम्प्लांट्स यूज किया जाए, ऑक्यूसर्ट यूज किया जाए या इम्प्लांट यूज कर दिया जाए, तो उसके माध्यम से दवा धीरे धीरे रिलीज होकर पिछले हिस्से में पहुंच जाती है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब रही बात प्रॉब्लम्स की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई से रिलेटेड हो सकती है। आपको ग्लूकोमा भी हो सकता है, ग्लूकोमा, ठीक है, जिसको, और एक आपको हो सकता है इशू कैटरैक्ट। ग्लूकोमा के अलावा कैटरैक्ट का भी इशू हो सकता है आपके सामने। और क्या इशू हो सकता है आपके सामने, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसके अलावा जीरोप्थैल्मिया, आपकी ड्राइनेस ऑफ आई होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, पूछा जाता है सवाल कि द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विद ग्लूकोमा, द फर्स्ट चॉइस ड्रग एसोसिएटेड विद ग्लूकोमा, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर है या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट, जो भी यूज किया जा रहा, यहां से एक सवाल पूछा जाता है आपसे। और ये जो ग्लूकोमा होता है ना, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, कभी कभी जब ये एक्सेस सिक्रीशन होने लगता है या फिर जो सिक्रीट हो रहा है वो ड्रेनेज आउट नहीं हो पा रहा है, जितना फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से भी हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्लूकोमा होता है ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की वजह से होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता है। क्यों प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि सिक्रीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर जो ड्रेनेज है वो कम हो गया है, ड्रेनेज घट गया है। अगर जितना सिक्रेट हो रहा है उतना ड्रेन आउट हो जाए तो प्रेशर क्रिएट ही ना हो, लेकिन यही प्रॉब्लम है, सिक्रीशन या तो ज्यादा हो रहा है या तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेगा, ये जो आई बॉल है इसको श्रिंक करने की कोशिश करेगा, इस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, या अंदर वाला जो फ्लूइड है ये प्रेशर क्रिएट करने लगेगा, इंट्राक्यूलर प्रेशर। समझ गए, तो ग्लूकोमा ये है। तो यानी कि ठीक कैसे करेंगे, इस प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा, जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है, इंट्राक्यूलर टेंशन है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। कैसे, सिक्रीशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, बंद नहीं करना पड़ेगा। अगर बंद कर दोगे तो ड्राइनेस ऑफ आई हो जाएगा, रेडनेस ऑफ आई हो जाएगा, कम करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, ड्रेनेज को, जो ड्रेनेज कम हो गया उसको बढ़ा दो, ठीक है। यानी कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट है। मोटापा कैसे होता है, आप खाते रहते हो लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, मोटापा हो गया। लेकिन जितना खा रहे हो अगर उसने कैलोरियां बर्न कर रहे हो, मोटापा आपको नहीं होगा, आउटपुट सेम है। सिंपल सी बात है, वही एज यूजुअल है। तो कई चीजें मैंने आपको एसोसिएटेड बताई कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसलिए ताकि अगले हिस्से की जो बीमारियां हैं, जो पिछले हिस्से की बीमारियां हैं, उसको ट्रीट किया जा सके, वहां पर दवा को पहुंचाकर अगले हिस्से में, पिछले हिस्से में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज जो आंख से रिलेटेड होती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है ऑक्यूलर हाइपरटेंशन की, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, शायद आपने पहली बार सुना होगा या बहुत कम सुन रहे होगे आप। आंख में प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हाइपरटेंशन होने लगता है आपको, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, अंडरस्टैंड। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जब डायबिटीज में शुगर लेवल आपका बहुत ज्यादा है तो आपको आपकी स्पॉट दिखने लगेंगे, रेटिना पे स्पॉट आ जाएंगे, आपके जो आंख का अगला हिस्सा वहां पर भी स्पॉट आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। कैटरैक्ट, लेंस पे डिपोजिशन हो गया, कॉर्नियल डिपोजिशन हो गया, लेंस पे डिपोजिशन हो गया, कैटरैक्ट। ग्लूकोमा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया। तो अब सुनिए, अब मुद्दे की बात यह है कि इन सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए तो सबसे पहले यह पूछ देता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में इशू क्या होता है, वो कभी कभी पूछ देता है। ऑक्यूलर हाइपोटेंशन कहां पर होता है, हाइपरटेंशन, नॉट हाइपोटेंशन, ठीक है। कैटरैक्ट किससे एसोसिएटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोमा के बारे में पूछता है कि ग्लूकोमा है क्या, किसकी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन और डिक्रीज ड्रेनेज। तो ट्रीटमेंट भी यही होगा, ड्रेनेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सिक्रीशन को कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। दोनों में बैलेंस रखना पड़ेगा हमें। चलिए, बाकी आपका काम है, आप फार्माकोलॉजी का जब लेक्चर आप देखेंगे तो वहां से आप सीख लेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्लूकोमा, व्हाट इज द सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस इन डिक्लोमा, व्हाट इज द थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्लूकोमा। ये सारी चीजें आप देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जरा।
नाउ कमिंग ऑन दी ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन, कौन कौन सी ऐसी ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन है जो कि यूज हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपली हम लोग क्या यूज करते हैं, आई ड्रॉप, कुछ कन्वेंशनल होती है जो हम सभी घर में यूज करते हैं, कॉमन आई ड्रॉप्स आपने देखा होगा, उसके बाद ऑइंटमेंट आपने देखा होगा, उसके बाद आपने जेल लगाया होगा, ठीक है, आई में जेल डाला होगा आपने, ये सारी चीजें, ये क्या है, कन्वेंशनल है, जो पहले के सिस्टम आ रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल लीजिए आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स की प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप आई ड्रॉप डालते हो आपको आंख ऊपर रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो टीयर्स है आपकी आंख में वो इसको डाइल्यूट कर देंगे, और डाइल्यूट हो जाएगा तो स्पिल आउट होकर दवा जो है आंख में रुकेगी नहीं, पता लगा दवा पहुंची नहीं, आंख में रुकेगी नहीं, तो इलाज कैसे होगा दवा का। तो दवा ज्यादा देर रुक नहीं रही है, उसको रोकना पड़ेगा। क्यों नहीं रुक रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, क्यों, क्योंकि टीयर्स के साथ डाइल्यूट हो गई आपकी मेडिकेशन और एलिमिनेशन फास्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जहां पर दवा को पहुंचना है दवा वहां पहुंचेगी ही नहीं, रैपिड रिमूवल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से दवा का। तो आई ड्रॉप की प्रॉब्लम है, आसान तो है, इजिली आप डाल लेते हो, लेकिन 90% आपका वेस्ट चला जाता है, केवल 1% हिस्सा समझ लो काम कर रहा है, ये बात आप समझ लो। तो उपाय क्या है, उपाय कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो दवा वहां रुके। अगर मान लीजिए आंख में कहीं प्रॉब्लम है, आंख में किसी भी हिस्से में, एंटीरियर हिस्से में या पोस्टीरियर हिस्से में कहीं प्रॉब्लम है, तो दवा को यहां रुकना पड़ेगा, यानी कि ऑक्यूलर रेजिडेंस टाइम बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूलर रेजिडेंस टाइम, बढ़ाना पड़ेगा, तभी दवा ज्यादा देर तक रहेगी, धीरे धीरे दवा रिस्क के धीरे धीरे उसमें से रिसाव होगा, धीरे धीरे दवा एब्जॉर्ब होगी और अपने साइड पे पहुंच जाएगी और लंबे समय तक काम करती रहेगी। मींस यू हैव टू रिटेन द ड्रग। तो रिटेन करने के लिए जो सबसे पहला उपाय दिखाई देता है, उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, यानी कि जो भी वॉट एवर दी ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन वी आर यूजिंग, वी आर आल्सो यूजिंग साइड बाय साइड विस्कोसिटी इनहांसर्स। तो आप एग्जांपल बताएंगे विस्कोसिटी इनहांसर के, लेटर ऑन वीडियो में एग्जांपल आपको बताऊंगा। यानी विस्कोसिटी बढ़ा दोगे, कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो जाएगी, अब वो जल्दी स्पिल आउट नहीं होगा आपकी आंख से, समझ गए। उसी तरीके से हाइड्रोजेल्स होते हैं, जब एंटीबायोटिक समय देना होता है, जब स्पिल आउट हो जाता है तो उसको हाइड्रोजेल फॉर्म में बना देते हैं, रिटेंशन बढ़ जाती है आंख में, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ एडवांस ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन जो कि एनडीडीएस में हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे स्मार्ट और स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव हाइड्रोजेल सिस्टम। स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव मीन्स whatever the system you have prepared that is acting on the stimuli, means it could be pH, it could be temperature, it could be ionic concentration, समझ गए आप। यानी कि pH अगर अलग होगा तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, टेम्परेचर अलग होगा तो अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ नैनो पार्टिकुलेट सिस्टम, उसके अलावा ऑक्यूसर्ट, ऑक्यूलर इम्प्लांट्स, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजेल बेस्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, आपको पता है जो आप कॉन्टैक्ट लेंस आंखों में यूज करते हो उसमें भी दवा लोड कर सकते हो, इजिली यू कैन लोड द ड्रग, कॉन्टैक्ट लेंस आपको दिखाई भी देगा, दवा भी लोड हो जाएगी उसमें, ये सारी चीजें। सो दीज आर द एडवांस सिस्टम वी आर राइट नाउ यूजिंग। इंट्राऑक्यूलर लेंसेज भी हम लोग यूज करते हैं, ड्रग लोडेड इंट्राऑक्यूलर लेंसेज, जो कि कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में लेयर होती, कॉर्निया को थोड़ा सा कट लगा के उसके अंदर लेंस को डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर लेंस। ध्यान रहे जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है दैट इज ऑन द एबव साइड ऑफ कॉर्निया, जो सबसे अगला हिस्सा आपके आंख का है वहां पर कॉन्टैक्ट लगता है, कॉर्निया को कुछ टच नहीं आप करते, सीधे उसके ऊपर स्टिक कर दे, चिपका देते हो आप। लेकिन जो इंट्राऑक्यूलर लेंस होते हैं, कॉर्निया को कट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, डॉक्टर की जरूरत होती है, डॉक्टर उसको करता है, इट नीड्स सर्जरी, इट नीड्स एक्सपर्टीज। चलिए अब आगे जरा देखते हैं हम लोग। ज्यादातर जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से यूज होते हैं, टॉपिकली हम सभी ने देखा है, हम लोग चाहे ऑइंटमेंट यूज करें, चाहे जेल यूज करें, चाहे हम लोग ईयर ड्रॉप्स यूज करें, ज्यादातर हम लोग टॉपिकल यूज करते हैं। और उसमें से भी जो 90% एक्वस ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है, वट एवर द टॉपिकल फॉर्मुलेशन वी आर यूजिंग, 90% ऑफ टॉपिकल फॉर्मुलेशन आर एक्वस इन नेचर, यानी कि ऐसी दवाएं जो एक्वस सॉलेबल होती हैं, वाटर सॉलेबल होती हैं। लाइपोफिलिक ड्रग्स को हम लोग टॉपिकली बहुत कम यूज करते हैं,
इस सवाल का जवाब मैं वीडियो को अभी दूंगा, अभी अगले जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड होगी उस सवाल का जवाब आपको पता लग जाएगा। अब टॉपिकली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, जल्दी से ड्रॉप आता है, फटाफट आप डाल लेते हो, अकेले भी आई में ड्रॉप डाल सकते हो, ठीक है। इम्प्लांट नहीं अकेले लगा सकते, ऑक्सीजन लगाने में प्रॉब्लम होगी आपको। उसके अलावा सिस्टमिकली कब, जब आपको पिछले हिस्सा में आंख के पहुंचाना, तब आप लगाते हो कौन सा, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। याद रहे आपके इंट्राविट्रियल इंजेक्शन भी लगता है, यानी कि इसको पंक्चर किया जाता है, रप्चर किया जाता है, जिसमें कि रेटिनल हिमोरेज होने के चांसेस पूरे होते हैं, रेटिना का डिटैचमेंट होने का भी कभी कभी चांस होता है, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन होने का चांस होता है। तो इतना बड़ा रिस्क कब लेंगे, जब सारी चीजें मामला लास्ट स्टेज में होगा, फटाफट एक्शन चाहिए होगा, तब हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे, ठीक है। कहां पर यूज होगा, जब पोस्टीरियर सेक्शन, आंख के पिछले हिस्से में जब कोई बीमारी होगी, वहां बहुत जल्दी एक्शन चाहिए फटाफट, तब हम लोग उसको यूज करते हैं। और तीसरा क्या है, इंट्राक्यूलर रूट, इंट्राक्यूलर रूट हम लोग यूज करते हैं। चलिए, अब सवाल उठता है कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों, वाई देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करना है, कैसे, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर दवा पहुंचा के, ठीक है। चलिए, तो जैसे ग्लूकोमा, उसमें कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स भी आप यूज करते हो और भी यूज करते हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कंजंक्टिवाइटिस, जीरोप्थैल्मिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एंटीबायोटिक्स थेरेपी आप देते हो, फ्लू वगैरह हो जाता है आपको, कुछ भी इशू होता है, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह हो जाता है, ठीक है। कैसे करते हो, इंक्रीज करते हो दवा का रिटेंशन और परमिएशन। दो चीजें हैं, या तो आप चाहते हो कि ज्यादा देर दवा रुके या फटाफट परमिएट हो जाए, जहां पहुंचना वहां पहुंच जाए, ठीक है। यही दो तरीका है अच्छे से आइस की डिसीज को ट्रीट करने का, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एफिशिएंटली यूज करने का। चलिए, अब अगर हम ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेज आते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ व्यवधान होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी तरीके से ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम जब हम लोग डिलीवर बनाते हैं, उसमें कुछ बैरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। बैरियर्स कौन से, अब ये आई है, तो जब सबसे पहले तो यहां टीयर्स है, तो टीयर्स एज ए बैरियर काम करेगा। फिर रेटिना आपकी है, सॉरी कॉर्निया है, कॉर्निया एज ए बैरियर काम कर रहा है। रेटिना है, रेटिना एज ए बैरियर काम कर रहा है। ये सब बैरियर की तरह काम कर रहा है, ये दवा को पास नहीं होने दे रहे हैं इजिली, ठीक है, वरना आंख में कुछ भी घुस जाए, ठीक है। ये जो एक्वस ह्यूमर है, जो विट्रस ह्यूमर है, ये भी बैरियर की तरह काम कर रहा है। ब्लड रेटिनल बैरियर होता है, ये सारे देखो लिखा हुआ मैंने, ब्लड एक्वस बैरियर, ब्लड रेटिना बैरियर, रेटिना, कॉर्निया, कंजंक्टिवा, ब्लिंकिंग, जब आप आंख मुल्काते हो, ब्लिंक करते हो आंख को, तो भी तो दवा होती है, जैसे कहते हैं ना कि आई ड्रॉप आपने डाला, अब आंख को मुल्काना नहीं है, वरना आईज में से जो दवा है वो स्पिल आउट हो जाएगी। नेजो लैक्रिमल ड्रेनेज, जो यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर होगा, आपके ध्यान से देखना आंख में, जो ड्रेनेज का काम करता है, ठीक है। अगर ये पोर ब्लॉक हो जाता है तो ड्रेनेज नहीं होता है, रोने के बाद भी आंसू नहीं निकलता है, क्लियरेंस मैकेनिज्म। चलिए, अब सवाल जो पूछा जाता है, इंट्राओक्यूलर बैरियर्स क्या, व्हाट आर द इंट्राओक्यूलर बैरियर्स that are going to create hindrance, that are going to create challenges in development of ocular drug delivery system। जरा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ की फीचर्स ऑफ ह्यूमन आई, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, ये स्क्लेरा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ठीक है, स्क्लेरा आपको दिख रहा है, ये कॉर्निया आपको दिख रहा है, ये पीपल्स है, पीपल को डायलेट भी किया जाता है, आपको पता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं, मिड्रियासिस। जब आपको कोई चोट लग जाती, कोई बीमारी होती है, आंख में डायग्नोस करना होता है, तो पीपल्स को डायलेट करते हो, तो डायलेट करने के लिए टेक्निक होती है या फिर एक एजेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं मिड्रियाटिक एजेंट, ठीक है, जो डायलेट कर देता है, और उस प्रोसेस को मिड्रियासिस बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर, अगला हिस्सा, सिलियरी बॉडी, ये सारी चीजें आप समझ रहे हो, ठीक है। अब याद रहे आपको, ये देखो, ये विट्रस ह्यूमर जो आई बॉल के अंदर है, सॉकेट के अंदर ये जो भरा हुआ है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, रेटिना, यहां पर ये रेटिना जहां पर इमेज बनती है, ठीक है, ये सारी चीज आपको समझना पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं मैं, ये जो भी इमेज आपको दिखाई देती है ना, ये रेटिना क्या करता है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इमेज तो आती है, बट रेटिना का ये भी काम होता है कि उसको सिग्नल में चेंज कर देना। जैसे जैसे मैं इस लैपटॉप से जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जैसे मैं कीबोर्ड पे कुछ टाइप करता हूं, तो ये तुरंत मेरी बात को समझ लेता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, जो भी कमांड मैंने दिया। तो जो भी इमेज की कमांड आएगी, रेटिना उसको सिग्नल में चेंज करेगा, और उस सिग्नल को कहां देगा,
ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व उसको इंटरप्रिटेट करेगा, ब्रेन उसको समझेगा, फिर उसके बाद वो चीज, हाँ अच्छा ये चीज मेरे आपको दिखाई दे रही है, राइट नाउ दिस थिंग इज विजुअल टू माई आई। इस तरीके से चीज आपको देखना है, ठीक है। चलिए, इंट्राऑक्यूलर बैरियर्स, जब थियोरेटिकल सवाल बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू फिजिकल बैरियर्स, जो दिखाई देते हैं, जैसे टीयर फिल्म, जो आंसू होता है ना, जो टीयर्स आपके होते हैं, वो भी बैरियर की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दवा को डाला, आंसुओं के साथ मिक्स हुआ, डाइल्यूट हुआ, स्पिल आउट। यानी जो भी चीज आंख में दवा को रुकने से रोक रही है, वो उसका दुश्मन है, वो उसका बैरियर है, रोक रहा है उसको। ऑक्यूलर मिकोसा, कॉर्निया, आंसू से बच गए तो फिर कॉर्निया पे दवा का जो है सामना होगा। कॉर्निया भी उसको परमिएट नहीं करने देता है। अगर इजिली परमिएट हो जाता तो हमारी आंख में कुछ भी पड़ता हो तो अंदर घुस जाता आंखों में, लेकिन इतनी आसानी से आंख की लेयर जो होती है परमिएट नहीं होने देती है। रेटिना, कंजंक्टिवा, देयर आर सम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एज वेल, कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे जब आप ब्लिंक करते हो दैट इज आल्सो बैरियर, जब टीयर्स के द्वारा वॉश आउट हो जाता है दैट इज आल्सो बैरियर। नेजो लैक्रिमल ड्रेनेज, जब आप रोते हो, जब आपके आंसू निकलते, दैट इज आल्सो बैरियर। ब्लड एक्वस बैरियर, ब्लड रेटिना बैरियर, दिस ऑल आर एक्टिंग एज ए बैरियर, हिंड्रेंस कर रहे हैं, ये दवा को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे हैं, दवा को आंख में रुकने नहीं दे रहे हैं, दिस ऑल आर कॉजिंग हिंड्रेंस। चलिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया आपको ना, ये टीयर फिल्म है, यानी कि जो आंसू होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। जो आंसू होता है ना, उसमें एक लिपिड लेयर भी होती है, यानी कि लिपिड भी पाया जाता है। एक्वस लेयर भी होता है, जो आपका टीयर्स होता है उसमें सबसे ज्यादा जो एक्वस देख रहे हो ना, यहां से यहां तक ये पूरा एक्वस कंपार्टमेंट दिख रहा है। म्यूकस लेयर भी होती, कॉर्नियल एपिथेलिया, उसके बाद कॉर्निया आ जाती है। यहां तक आपका जो कॉर्निया के ऊपर क्या है, टीयर्स लगा हुआ है, ठीक है। आपको याद हो जब मैंने वहां बोला हुआ था कि टॉपिकली 90% फॉर्मुलेशन एक्वस होती हैं। कैसे एक्वस होती है, देखो यहां पर ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, मैं दूसरे से हाईलाइट करता हूं, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, हाइड्रोफिलिक, आप देख रहे हो एक्वस लेयर है। और ये वाला जो एरिया है ये लाइपोफिलिक है। कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब ये बताओ, अगर किसी चीज में एक्वस पानी वाला कंपोनेंट ज्यादा है तो किसको सपोर्ट करेगा, एक्वस लेयर को। इसीलिए टॉपिकल में जो एक्वस फॉर्मुलेशन होती है, टीयर्स उसको ज्यादा प्रमोट करता है, उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू लिपिड लेयर। दोनों को परमिएट करता है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देता है, एक्वस कंपोनेंट के, यानी एक्वस फॉर्मुलेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। क्यों? क्योंकि ये टीयर का कंपोजिशन ही ऐसा है जिसमें कि वाटर कंपोनेंट ज्यादा है। जब पानी ज्यादा है तो वो जाहिर सी बात है एक्वस कंपोनेंट को ज्यादा परमिट करेगा। चलिए, ये समझ में आ गया। अब जरा कॉर्निया को समझते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि कॉर्निया इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए बैरियर। वॉट एवर द ट्रांसवर्स सेक्शन आई हैव टेकन दैट इज फ्रॉम द बोविन कॉर्निया, जानवरों की है ये, बोविन कॉर्निया लिया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी कॉर्निया मोटी होती है। अब देखो, अब जरा समझते हैं, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया जो पतली सी झिल्ली सी होती है बिल्कुल ना, जिसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो आप, उसमें भी जब उसका सेक्शन कटिंग करोगे तो सबसे ऊपरी लेयर जो आपको दिखेगी ना, दैट इज एपिथीलियम, ठीक है। और एपिथीलियम की खास बात क्या है, इट इज लाइपोफिलिक इन नेचर। व्हाट इट मींस, इट मींस इट विल गिव प्रेफरेंस टू लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल। अगर आपकी दवा लाइपोफिलिक इन नेचर है, ऑयल सॉल्युबल है, उसको ज्यादा देगा। और 90% रेजिस्टेंस कॉज करेगा हाइड्रोफिलिक के लिए, यानी हाइड्रोफिलिक को पास नहीं होने देगा। लेकिन आप यहां ध्यान से दो, एक स्ट्रक्चर यहां पर है स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा जो होता है ना, ये देखो इतना बड़ा, ये सब, ये पूरा एरिया, इतना एरिया, यानी कि जो कॉर्निया में भी जो हाइड्रोफिलिक वाला एरिया, दैट इज मोर। स्ट्रोमा में भी देखो हाइड्रोफिलिक ज्यादा है। ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हाइड्रोफिलिक ज्यादा है। यानी कि कॉर्निया हो चाहे आपकी आंख के टिश्यूज हो, वो ज्यादातर किसको प्रेफरेंस देते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। उनके ज्यादातर स्ट्रक्चर में कौन सा कंपोनेंट होता है, एक्वस कंपोनेंट होता है। जब एक्वस कंपोनेंट होगा तो कौन सी ड्रग को प्रेफरेंस देंगे, एक्वस ड्रग को प्रेफरेंस देंगे। दैट्स वाई जो टॉपिकल फॉर्मुलेशन यूज होती है उसमें 90% एक्वस ड्रग यूज होती है। अब रीजन आपको समझ में आ गया होगा, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। 80% वाटर है यहां पर। कॉर्निया में भी वाटर होता है, आपको वाटर कंपोनेंट होता है, कोलेजन होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें एक एक ऑप्टिमम लेवल हाइड्रेशन का बना रहना चाहिए ताकि कॉर्निया आपको क्लियर दिखे और ट्रांसपेरेंट दिखे, ठीक है। ये सारी चीजें। अब बैरियर्स तो हमने देख लिया कि व्हाट आर दिस बैरियर्स।
अब तरीके क्या है, इनका सोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सोल्यूशन, व्हाट आर द वेज थ्रू वी कैन ओवरकम दिस थिंग्स। तो उसके जरा देखो टेक्निक्स क्या है, कई सारी है। अब याद रखिए आपको दवा को क्या करना है, या तो दवा को रिटेन करवाना है, यहां पर ध्यान दीजिए मैं दूसरे पेन से कर रहा हूं, दवा को या तो रिटेन करवाना है या परमेट करवाना है। मान लीजिए दवा 5 मिनट केवल आपकी आंख में रुकी, तो उस 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर दवा परमिएट हो जानी चाहिए, एंटर हो जानी चाहिए। एक तो ये है, अगर एंटर हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। अगर एंटर नहीं हो पा रही है तो दवा को रिटेन होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक दवा रिटेन होगी तो ज्यादा देर तक बॉडी में पड़ी रहेगी और धीरे धीरे करके वहां पहुंच जाएगी। तो अब रिटेंशन कैसे करवाते हैं, विस्कोसिटी इनहांसर, यहां से सवाल पूछा जाता है। तो एक ट्रिक आपके लिए है विस्कोसिटी इनहांसर का, डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोज। कहीं पर भी पैरेंटल्स में अगर विस्कोसिटी बढ़ाना है तो हम क्या यूज करेंगे, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, रिमेंबर दिस। अगर आपके जीपैट में या कहीं भी ऑप्शन दे जाए विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट यूज इन पैरेंटल्स और ऑप्शन में सेल्यूलोज के कोई डेरिवेटिव हो, चाहे कौन सा हो, एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, या मिथाइल सेल्यूलोज, या हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, कुछ इस तरीके के सेल्यूलोज कंपाउंड आपको दिख जाए ना, ये डेरिवेटिव्स है, उसी के भाई बंधु हैं, डेरिवेटिव्स हैं, तो आप ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है, तो यहां पर जैसे उसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पीवीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्बोमर्स, हाइलोयूरोनिक एसिड, आपकी स्किन में हाइलोयूरोनिक एसिड होता है। सो दीज कंपाउंड्स आर विस्कोसिटी इनहांसर, यानी कि अगर विस्कोसिटी बढ़ा दोगी दवा के तो ज्यादा देर तक वो स्पिल आउट नहीं होगा, ज्यादा देर तक दवा रुकेगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, म्यूको अडेसिव एड ड्रग रिटेंशन करवा सकते हैं। आपको पता है एक म्यूकस लेयर भी आपकी आंख के अंदर है, तो ऐसे दवा को ऐसे एजेंट के साथ बना दो जिसमें म्यूको एडेसिव डाल दो, यानी उसमें कुछ ऐसे पॉलीमर डाल दो जो म्यूको एडेसिव हो। यानी कि कौन से पॉलीमर यूज करना है, म्यूको एडेसिव पॉलीमर, म्यूको एडेसिव पॉलीमर। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, म्यूको एडेशन, जाके म्यूकस के साथ चिपक जाना, बाइंड कर जाना। तो जब म्यूको एडेसिव लेयर आप अपने फॉर्मुलेशन में डाल दोगे तो म्यूकस के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो वहां ज्यादा देर तक दवा टिकेगी और ज्यादा देर तक दवा रिलीज होती रहेगी। तो ऐसे म्यूको एडेसिव एजेंट का एग्जांपल पूछता है जीपैट में, दैट इज पोलेक्सामर, दैट इज कीटोसेन, दैट इज पॉलीक्राइलिक एसिड। ठीक है, म्यूको एडेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहां ट्रिक क्या है, एक्राइलिक कंपाउंड्स, एक्राइलिक एसिड कंपाउंड्स, कहीं भी आपको दिखे ऑप्शन में देखना, वो म्यूको एडेसिव प्रॉपर्टी जनरली होती है एक्राइलिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए अब कुछ परमिएशन इनहांसर भी यूज कर देते हैं हम लोग। मान लो ज्यादा देर तक दवा नहीं रुकी, लेकिन जितनी देर भी रुकी उतने जल्दी से परमिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि परमिएशन को बढ़ाने के लिए कौन से एजेंट यूज करते हैं, परमिएशन इनहांसर्स। तो कौन सा डलेगा, ईडीटीए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये ईडीटीए और कहां यूज होता है। एंटी क्लॉटिंग के तौर पर भी यूज होता है, एंटी कोएगुलेंट के तौर पर भी। जो डॉक्टर लाल पैथोलॉजी या कहीं भी डायग्नोस्टिक लैब वाले आते हैं, आपके घर से सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं, या तो ईडीटीए यूज करते हैं या तो हिपैरिन यूज करते हैं। और किसमें, इंटरनेशनल यूनिट में, एक फिक्स इंटरनेशनल यूनिट होती है, उतना डाल के उतना एमएल लेके आते हैं वो। मान लीजिए उन्हें 1 ml ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, तो उसमें लिखा रहेगा 1 ml या 0.2 ml, इतना इंटरनेशनल यूनिट, कैलकुलेशन होती है उस चीज की। ठीक है, तो ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट है। अब आप बताइए ईडीटीए किसका एंटीडोट है, क्या कैल्शियम के पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह यूज होता है, या लेड के पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह यूज होता है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, उसके अलावा पॉलीइथाइलऑक्सिलेटेड कैस्टरॉल एंड सिटाइल पैराडिनियम क्लोराइड, सिटाइल पैराडिनियम क्लोराइड सर्फेक्टेंट। याद रखिए जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये जनरली परमिएशन इनहांसर की तरह काम करते हैं। तो अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको सर्फेक्टेंट का एग्जांपल दिख जाए, जस्ट टिक दैट ऑप्शन, इट विल बी डेफिनेटली करेक्ट। चलिए उसके अलावा कुछ हम लोग यूज करते हैं ड्रग लोडेड कॉन्टैक्ट लेंस। आपकी जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना, जो कॉर्निया के ऊपर लगते हैं, उसमें दवा लोड कर सकते हो आप। कैसे, दवा एक कंपोनेंट आपने बनाया, एक सोल्यूशन बनाया या जेल बनाया, उसमें कॉन्टैक्ट लेंस को आपने डाल दिया, दवा उसमें परमिएट होकर डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से उसको लोड करने का काम करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इन सीटू जेल सिस्टम, इन सीटू जेल सिस्टम। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, रुक जाइए जरा, मैं इरेजर से थोड़ा ये सब चीजें इरेज कर देता हूं।
थोड़ी चीजें जल्दी हो जाएंगी, स्पेस हो जाएगा तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। चलिए, अभी मैंने आपसे क्या बताया, इन सीटू जेल, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। और इसको बनाते कैसे हैं, ये एक टाइप की फॉर्मुलेशन है। इसको बनाते कैसे हम लोग हैं, थर्मोजेलिंग एजेंट का यूज करके। थर्मोजेलिंग एजेंट, ये क्या सर बोला है, थर्मोजेलिंग एजेंट बोलते हैं स्मार्ट पॉलीमर्स। स्मार्ट पॉलीमर्स, these are smart polymers. What smart polymers means, they are responsive polymer, thermo responsive polymers। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या होंगे, ये सोल्यूशन में होंगे, लेकिन जैसे आंख में डाला इस फॉर्मुलेशन को आपने, ये क्या कर देंगे, अपने फेस को ट्रांजिशन कर देंगे, जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। बनाया था आपने सोल्यूशन के फॉर्म में, लेकिन जैसे आंख में डाला, क्योंकि आंख के हिस्से का टेम्परेचर अलग है, तो उसने अपना फेस ट्रांजिशन कर लिया, अपना फेस कन्वर्जन कर लिया, अब सॉल्यूशन से जेल फॉर्म में होगा। उसी को बोलते हैं इन सीटू। यानी इन सीटू का मतलब अंदर जाने के बाद फेस ट्रांजिशन हो गया, फेस कन्वर्जन हो गया, दैट इज इन सीटू जेल। और कैसे करते हैं, किसकी मदद से, थर्मोजेलिंग एजेंट की मदद से। और इनको क्या बोलते हैं, स्मार्ट पॉलीमर। क्यों, क्योंकि स्मार्टली काम करते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से, पीएच के हिसाब से, आयनिक कंसंट्रेशन के हिसाब से। जैसे टेस्ला ने क्या किया हुआ है, ऑटो पायलट या सेल्फ मोड में आप गाड़ी आराम से ड्राइव कर लेते हैं, पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी तरीके से थर्मो रिस्पॉन्सिव पॉलीमर, इसके कुछ एग्जांपल हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पोलक्सामर, जैसे प्लूरोनिक्स, जैसे टेट्रॉनिक्स। These are polymers, thermo-responsive polymers. Make sure that you remember the name of these polymers, because GPAT is going to ask these polymers. What are smart polymers? What are thermo-responsive polymers? Below mentioned is the example of thermo-responsive polymer. Choose the correct option. आपको correct option choose करना पड़ेगा। चलो, अब आगे जरा देखते हैं और क्या है। Ocular inserts बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। Ocular inserts, ये जो आई है ना, इस आई में हम लोग यहां पर इंसर्ट कर सकते एक छोटी सी डिवाइस, ऑक्यूलर इंसर्ट। कब करेंगे, जब हमें लंबे समय तक दवा रिलीज करनी होगी। कुछ ऑक्यूलर इम्प्लांट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कब, लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए। और कहाँ ट्रीटमेंट के लिए, जब हमें पोस्टीरियर हिस्से में कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, वहां के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ड्रग लोडेड कॉन्टैक्ट लेंस, जो भी कॉन्टैक्ट लेंस है जिसमें ड्रग लोडेड होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, ऑक्यूलर इम्प्लांट्स। याद रखिए इसको। आर्टिफिशियल कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए, आजकल आर्टिफिशियल कॉर्निया भी आ रही है, उसमें दवा लोड करके लगा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ सॉल्युबिलिटी एनहांसिंग एजेंट भी हम लोग यूज करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किसी चीज की बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली सॉल्ट फॉर्म यूज करने लगते हैं किसी चीज का। जैसे मान लो इफेड्रिन है, ठीक है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो HCl इसके अंदर लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये वाला फॉर्म सॉल्युबल नहीं है। इसका जैसे आपने हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाया, इट बिकेम सॉल्युबल। तो जहां भी किसी कंपाउंड के साथ सॉल्युबल सॉल्ट अटैच हो जाए, आप समझ जाना कि इसकी सॉल्युबिलिटी कॉम्प्रोमाइज थी। फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी वी हैव मेड दी सॉल्ट ऑफ सेम कंपाउंड, उसी कंपाउंड का सॉल्ट बना दिया, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या चीज यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोट्रॉप्स यूज करते हैं। हाइड्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली अ कंपाउंड्स जो कि लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। जब राइबोफ्लाविन जो होता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राइबोफ्लाविन किस विटामिन को कहते हैं। विटामिन B6 को कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो जो राइबोफ्लाविन होता है, उसकी अगर डिलीवरी नहीं होती है, तो साइक्लोडेक्सिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, साइक्लोडेक्सिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर दवा को हम लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, साइक्लोडेक्स्टिन्स। स्टेरॉइड जब दवा में देना होता है तब हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोट्रोप के बारे में मैंने आपको बता दिया, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जो कि इंप्रूव करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी इसका पुअरली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए। तो आज के लेक्चर में जो है इतना ही। आपको आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। अगर इससे बड़ा बनाऊंगा तो ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो आप बोर हो जाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे इस चीज को। याद रखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बार बार इसको देखना है, रिपीटेड में देखना है। भले से आप स्पीड बढ़ा के देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी बार देखेंगे आपको याद होंगी चीजें। इसको देखिए और समझिए आप, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लेक्चर्स लग रहा है कि वास्तव में क्वालिटी लेक्चर्स हैं,
तो यार चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और सब्सक्राइब करने की बहादुरी नहीं है, बहादुरी है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो जब मैं आपको इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जब मैं आपको क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आपको भी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ तो आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अपना वैल्यूएबल समय देना पड़ेगा, आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी तो आप पढ़ पाओगे चीज़ें, ठीक है। तो आपसे छोटा सा कॉपरेशन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों तक, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उनको पहुँचे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फार्मेसी में क्वालिटी कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन सही टाइम पे सही चीज़ें पता लग जाए किसी को, तो वो अच्छी बात होती है। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पर पेज है इन्वेटर्स अड्डा के नाम से, इंस्टाग्राम पर है ये सारी चीज़ें, ट्विटर पर है, यूट्यूब पर तो है ही। टेलीग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, बुक्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई पोस्ट होती है, मैं शेयर करता हूँ आपसे। तो वॉट एवर द पोस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू, दैट इज सिर्फ अ क्वेश्चन, अपने आप में एक क्वेश्चन है, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।